हेलो बच्चों, आप सब उम्मीद करता हूँ कि अपनी जगह एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। आज मैं शुरू करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर मेन चीज़ है वो है सेट्स। जो बेसिक थिंग्स हैं वो हमें क्या चाहिए, सेट्स यानी समुच्चय। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेट थ्योरी को आपने अपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्या होता है सेट? समुच्चय क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट के अंदर हम किसी भी तरीके का संग्रह यानी कलेक्शन ले सकते हैं, जैसे भारत के महानगरों के नाम, कोई भी संख्याएं ले लेते हैं, उनका समुच्चय बना सकते हैं हम। कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित हैं। फॉर एग्जांपल, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरीके से हम और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं सेट के अंदर। अगर किसी सेट में सेट के जो अवयव हैं उनकी संख्या फाइनाइट यानी परिमित भी हो सकती है और इनफाइनाइट यानी अपरिमित भी हो सकती है। अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या परिमित है, फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। सेट के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या किसी भी सेट की गणनीयता यानी कार्डिनलिटी कहलाती है। सेट को मुख्य रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम निरूपित करते हैं। तो हमारा समुच्चय क्या हो गया? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के टाइप्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो हो गया जिसमें अगर अवयवों की संख्या अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट अगर अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट। ये चीज़ आप 11th 12th में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसकी जो गणनीयता है उसको हम किससे लिखते हैं? इस तरीके की नोटेशन लिखते हैं हम, दो खड़ी लाइनें, उनके बीच में सेट ए, इस तरीके से। अब हम सेट में क्या करते हैं? सेट के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला सिंगलटन सेट। अगर भी किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू सिंगलटन a, तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है अगर उसमें एक ही अवयव हो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने एक सेट लिख दिया b इक्वल टू 0, तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि 0 का मतलब है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये तो सिंगलटन सेट होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। कोई भी सेट के अंदर कोई भी तरीके का एलिमेंट है, भले ही सेट के अंदर सेट ही क्यों ना हो, इस तरीके की कंडीशन भी क्यों ना हो, ये भी एक सेट है और सेट का सेट है, तब भी ये क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। आप इसे
ये मत समझ जाना कि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर तो एलिमेंट नहीं है, मान लिया इस बात को, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट है और इसका एलिमेंट क्या है, एक सेट है। तो ये बाहर वाला जो है ये क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। दूसरा आता है एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। हम चाहते तो रिक्त समुच्चय को सिंगलटन से पहले पढ़ सकते थे, लेकिन वो इसलिए मैंने बताया कि कई सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे जीरो वाले में भी कन्फ्यूजन था, इस वाले में भी कन्फ्यूजन था। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। और एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है, 5। कई लोग एम्प्टी सेट को इस नोटेशन से भी लिखते हैं, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद आ गए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस टाइप से। अब आते हैं सेट्स में कुछ ऑपरेशंस, यानी कुछ संक्रियाएं परिभाषित होती हैं। वो क्या क्या हैं? एक संक्रिया मेन आपने पढ़ रखी है, कौन सी, यूनियन। यूनियन यानी संघ, दो सेट का यूनियन। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए और दूसरा है बी, तो ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है बड़ा यू। ए यूनियन बी आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी है। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और बी हमारे पास सेट है 4 5। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के भी हैं और बी के भी हैं। दैट मीन्स ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5 6 4 5। फिर आप ये जानते ही हैं कि ये नोटेशन जो है वो सबसेट की नोटेशन होती है। ए बी का सबसेट है, कहने का क्या मतलब हुआ, ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे के भी एलिमेंट्स हों तो वो उसका क्या कहलाता है, सबसेट यानी उपसमुच्चय। मैं आपको ये चीज़ें रिमाइंड करवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये चीज़ें अपना एक अलग महत्व यानी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैं इन चीज़ों को आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ। ए सबसेट बी, तो कहने का मतलब अगर जब यहाँ से देखते हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी हैं। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब आता है इंटरसेक्शन। उभयनिष्ठ, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, उस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं बी में भी हैं, यानी ए और बी दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में। फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं हम, ए 1 2 3 4 है और बी 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट आएगा, ओनली 4। क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट ऐसा है
जो ए में भी है साथ में बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 4। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है उल्टा यू, आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब जब हम चीज़ों इस डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या समझे कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं, ए इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स हैं जो बी में भी हैं। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद आता है नेगेशन, जिसका सिंबल कई लोग इस तरीके से लिखते हैं, कई लोग इस तरीके से लिखते हैं, a माइनस बी। a माइनस बी में a के वो एलिमेंट्स होंगे जिसमें से a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो a में से हटा दिए जाएं। यानी a माइनस बी में a के वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें से a और b के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं वो हटा दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a 1 2 3 4 है, b 4 5 है। तो a नेगेशन b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, a के एलिमेंट्स ही आएंगे 1 2 3 4। b माइनस हो रहा है तो वो एलिमेंट a में से माइनस करेंगे जो a और b दोनों में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है 4। तो यानी a में से 4 हटा देंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये जितनी भी चीजें हैं आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, इनको ग्राफिकली समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम बनता है जिसे बोलते हैं हम वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं बड़ा, जिसे लिखते हैं हम x से, जिसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये पूरा सेट है, यानी आज तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे बड़ा सेट है, उसे लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कोई भी सेट लेंगे हम वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी हम कोई भी एलिमेंट्स उठाएं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही होते हैं, उनके बाहर हमें नहीं जाना है। अब हमें इसके सबसेट दिखाते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे पास सेट है A और दूसरा है B। ये जो बीच का पोर्शन है वो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B। यानी वो एलिमेंट्स हैं जिनमें जो A और B दोनों में कॉमन है। इसके अलावा A यूनियन B का करें तो पूरा आएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, A यूनियन B। A यूनियन B में वो एलिमेंट्स हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं। फिर अगर हम लिखना चाहें A माइनस B, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये A है ये B है, ये A है ये B है। A माइनस B, A माइनस B मैंने क्या बताया था, ये एलिमेंट्स तो हैं दोनों में कॉमन, और कॉमन वाले A में से हटा दें तो क्या होगा, A माइनस B या A नेगेशन B। तो ये वाला पोर्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम यानी सेट्स को हम ग्राफिकली बता सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें बेसिक्स थी जो आपने 11th और 12th में स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब मैं क्या करूँगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगा। मैं कुछ इस चीज़ें बताऊंगा आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 100% एग्ज़ाम में आ रहे हैं बार बार। उन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो मुझे फॉलो करते रहिए और आपको
ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में।